जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने बहुत अच्छे प्रश्नों को किया था, शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। उनके जो कॉन्सेप्ट थे वो बिल्कुल भी अलग थे, जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। उसी के क्रम में आज हम अपने आगे के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पीछे की क्लास को नहीं देखा है, यदि आप आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं, तो आप पीछे की क्लासों को ज़रूर देखिए, ताकि वहाँ से जब आप पढ़ते पढ़ते आगे की तरफ आएंगे तो चीज़ें रिलेट हो करके फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, और आपके मन में जो मैथ का डर है वो ख़त्म होगा। और यदि आप कहीं से बीच से शुरू करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी समस्या ज़रूर होगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप पहली बार मुझसे जुड़े, ये क्लास देखें और आपको लगे कि मैथ का डर जो आपके मन में पहले से बना हुआ था कि मैथ वाकई में कठिन है, और वो यहाँ पर सच साबित हो जाए कि मैथ सच में कठिन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना मेरा उद्देश्य फेल हो जाएगा। मेरा जो एम है कि आपको मैथ सिखाना है, हर हाल में सिखाना है। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट ये है कि आप पढ़ेंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये तो हर कोई कहता है, करता ही है। लेकिन इसके अलावा भी मेरा वो एम है, और वो यही है कि आपको मैथ सिखाना है, किसी भी कीमत पे सिखाना है। बस आप हमारे साथ में बने रहिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप यदि साथ में रहेंगे तो हम और आप मिल करके मैथ को आपके लिए बेहद आसान करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के हम उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास यदि लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखने के बाद में क्लास यदि आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा उन सभी बच्चों के साथ में जिनको भी मैथ में डर लगता है और वो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। कोई भी कंपटीशन हो, उसका एग्ज़ाम यदि वो देना चाह रहे हैं लेकिन उनको मैथ में डर लगता है, तो उनके भी मैथ का डर खत्म हो, ये आप कर सकते हैं अगर आप इसको शेयर करेंगे तो, ठीक है। ये मत सोचना कि अगर कोई दूसरा बच्चा पढ़ लेगा तो वो भी हमारा कॉम्पिटिटर हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो भी कॉम्पिटिटर हो जाएगा, लेकिन एक बात मुझे ये बताओ कि 20,000 वैकेंसी हो और अगर कैंडिडेट ही 20,000 हो तो फिर एग्ज़ाम देने का जो मज़ा है वो कुछ होगा नहीं। जब इतने सारे कॉम्पिटिटर हमारे पास में होते हैं तब हमें एग्ज़ाम दे करके, और जब हम क्वालिफाई कर उस नौकरी को पाते हैं तो उसको पाने की जो खुशी होती है वो शायद अगर फ्री में हमको नौकरी मिल जाए तो होगी नहीं, ठीक है। क्योंकि संघर्ष करने के बाद में जो हमें सफलता मिलती है, उस सफलता की बात ही कुछ और होती है। तो संघर्ष से कभी डरना नहीं है। तो इसलिए आप क्लास को शेयर जरूर करेंगे, मुझे ये विश्वास है। शुरू करते हैं हम आज के प्रश्नों को। इसके पहली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 16 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था बहुत ही शानदार तरीके से, और आज हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हम उसको किस तरीके से हल करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 17 ये रहा। क्या कह रहा है सवाल कि किस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है। हमारे पास कोई संख्या है, मुझे नहीं पता वो कौन सी है, तो उस संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है। अब देखते हैं कि वो संख्या कौन सी है। हम मान लेते हैं कि वो संख्या n है। n का जो 16% होगा, n का जो 16% होगा वो 480 के 20% के बराबर है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। जो प्रश्न ने कहा है हमने उसी को केवल यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में हम करते हैं अपना सॉल्यूशन। क्या करेंगे, देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 16 एक कम 16, 16 तियां 48 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ पर बचेगा n, और n के बराबर में क्या होगा 30 गुणे 20। इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 600, यानी कि वो संख्या कौन सी होगी भैया, 600 होगी। 600 कहीं हमको दिख रहा है ऑप्शन में, तो हमें कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। समझ गए, ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था, ठीक है, कुछ नहीं रखा हुआ था इसमें। चलिए इसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या है, नंबर 18। एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया तरीका यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, और हम ये देखेंगे कि इसके पहले आपको मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है क्या वो चीज़ें आपको समझ में आई हैं,
अगर इस प्रश्न में आप वही चीज़ सोच पा रहे हैं जो इसको पढ़ने के बाद में मैं सोचूंगा, ठीक है, जो चीज़ें मेरे समझ में आएंगी कि मुझे ये तरीका लगाना है इसको हल करने के लिए, यदि आप भी वही सोच पा रहे हैं तो मैं ये समझ लूँगा कि आप भी मैथ को सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18 और वो रहा ये। सवाल है, चीनी की कुल मात्रा का 5% बिक जाने के बाद 5 किलो चीनी बच जाती है। मतलब एक दुकानदार होगा, उसके पास कुछ चीनी रखी होगी। अब जो भी रखी होगी मैं आपको बता दूं वो अपने आप में 100% चीनी होगी। उसका 5% बिक जाता है और बिकने के बाद में 5 किलो बच भी जाता है, तो चीनी की कुल मात्रा कितनी होगी? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर 5% चीनी बिक जाता है तो क्या अभी भी दुकान में 95% चीनी बची हुई है? ठीक है, तो ये तो हमने माना कि जब 5% बिक जाएगा तो 95% चीनी बचेगी, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि 95% चीनी नहीं बची है, चीनी 5 किलो बची है। तो क्या हम ये मान लें कि जो 95% है वही 5 किलो के बराबर है? भाई जो 95% चीनी बच रही है, परसेंट में देखें तो 95% चीनी बच रही है, और अगर उसी चीज़ को हम किलो में देखेंगे तो 5 किलो चीनी वहाँ पर बच रही है। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल करते हैं। ये 5 एक कम कट जाएगा, 5 19 में कट जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 19% होगा वो बराबर होगा 1 किलो के। लेकिन सवाल ने हमसे ये नहीं पूछा, सवाल हमसे पूछ रहा है चीनी की कुल मात्रा बताइए। तो अगर हम परसेंट में बताएं तो चीनी जो वहाँ पर रखी हुई थी वो 100% थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। तो हम क्या करेंगे, 19% अगर बराबर है 1 किलो के, तो समझो कि 1% किसके बराबर होगा? हम कह सकते हैं 1/19 किलो के। बिल्कुल एकदम लोकल से, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, जिसको बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं आता वो भी समझ जाएगा, इधर की चीज़ें इधर चली जाती हैं तो डिवाइड में पहुँच जाती हैं। ठीक है, अब अगर 1% बराबर है इसके, तो इमेजिन करो कि 100% किसके बराबर होगा? 100 से हमने 1 को गुणा करा दिया, इसको भी 100 से जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 100/19 किलो। अब देखना ये है कि हमारे ऑप्शन में 100/19 कहाँ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, इनके अगर हम चारों ऑप्शन को देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि बटे में 19, यहाँ पर बटे में कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का जिसमें बटे में 19 है, और वो भी एक मिश्रित भिन्न में दिया गया है। इसको यदि हम आपस में हल करें तो 19 × 50 = 95 और 500, यानी इसकी जगह पर क्या दिया गया है हमें? 5 सही 5/19, यानी कि 19 × 50 = 95, 500/19, और वही चीज़ लिखी हुई है ये। तो हमें कह सकते हैं कि हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो एकदम सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 19 सही, 5 सही, 5/19 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, बहुत बेहतरीन था। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा, प्रश्न संख्या 19, ठीक है, उसको आप लगाएंगे और उसमें देखते हैं कि आप क्या सोच पा रहे हैं। यदि इस प्रश्न में आप वो चीज़ सोच पा रहे हैं जो मैं सोचूंगा तो समझ लूंगा कि आप परसेंटेज को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। ये रहा सवाल है कि एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा? सवाल को समझिए। सवाल ने क्या कहा कि कोई संख्या है, अपने आप में जो भी होगा वो 100% होगा, ये हम मान के चलते हैं। उस संख्या में से 12 घटा दिया जाता है, यानी अगर उसमें से एक संख्या घटाने की बात करें तो 12 घटाया जाता है, लेकिन वो कम होकर के हो कितना जाता है? अपना 80%। तो यहाँ पर क्या हम एक बात कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या अपने आप में 100% है, इसमें से अगर हम 12 घटा देते हैं, भाई 100% बराबर कुछ भी हो सकता है, इसमें से जब हमने 12 घटा दिया तो ये अपने आप का 80% रह गया, तो हम ये कह सकते हैं कि 20% कम हुआ होगा। भाई रह तो 80% गया, तो कम हुआ कितना होगा? 20%। लेकिन सवाल ने ये कहा कि हमने 12 कम किया है, तो हमने क्या देखा कि परसेंट में जो वैल्यू कम हुई है वो 20% की वैल्यू कम हुई है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि हमने जो संख्या में कमी की है वो 12 की कमी की है, तो कमी चाहे संख्या में हो चाहे परसेंटेज में हो, उन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया? 20% को बराबर रख दिया 12 के। अब इनको आपस में हल करते हैं तो 4 से अगर इसको भाग करते हैं तो 4 बन जाए कितना हो जाएगा? 20, और 4 तियाँ कितना हो जाएगा? 12, यानी 5% की वैल्यू आएगी 3। अब सवाल ने हमसे पूछा है कि उस संख्या का 30% बचाओ। 30% हमको निकाल देना है, हमें संख्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 को अगर हमें 30 बनाना है
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 30%। अगर इसको हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा तो इसको भी हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। तो 3 छक्के कितना हो जाएगा, 18। तो हमें कह सकते हैं कि जो 30% होगा उस संख्या का वो 18 के बराबर होगा। और 18 कहाँ है, 18 ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, बहुत शानदार। चलो इसके बाद में अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न में एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। मैंने कहा है ना कि हर प्रश्न में एक नई चीज़, एक नया कॉन्सेप्ट आपको मैं दूंगा, ताकि आप जितने भी तरीके हो सकते हैं, एग्जामिनर जहां तक सोच सकता है प्रश्नों को बनाने का, मैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ा के भेजूंगा एग्जाम में, ताकि कोई भी प्रश्न आपके सामने आए, आप प्रश्न को देखोगे और ये याद करोगे कि हाँ ये तो क्वेश्चन हमको सर जी ने पढ़ाया था। भले ही वहाँ की जो डिजिट्स होंगी, जो अंक होंगे, संख्याएं होंगी, वो बदली हुई होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका वही होगा जो मैं आपको इस बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलिए आगे के अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 ये रहा। क्या है, किसी व्यक्ति का वेतन 40% बढ़ाया गया, फिर 20% कम कर दिया गया, कुल वेतन कितना बढ़ा। अब बात यह है, कोई आदमी है, वो कोई जॉब करता है, जैसे आप कर लोगे अभी, ठीक है। फिर क्या करोगे, आपका जो वेतन है वो गवर्नमेंट बढ़ा देगी। कितना बढ़ाएगी? सबसे पहले 40% बढ़ाएगी। उसके बाद में गवर्नमेंट कहेगी कि हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ कमी हो गई, इसलिए हम सभी कर्मचारियों का जो वेतन है वो 20% कम कर देते हैं। अब उन्होंने क्या किया, वेतन जो है 20% कम कर दिया। अब हम खुद में सोचेंगे कि हमारे जो वेतन पहले 40% बढ़ा था, बाद में 20% कम हो गया, तो कुल मिलाकर के अभी हमारा वेतन बढ़ा कितना है। ठीक है, यही तो मानेंगे। अब बात यह है कि यहां पर अगर आप ये सोच लें कि 40% पहले बढ़ा था, 20% कम हो गया, तो अभी भी 20% वेतन बढ़ा हुआ है, तो ये मानना हमारा गलत होगा। कैसे गलत होगा देखते हैं फिर। तो अगर ये गलत है तो सही क्या है, कितना परसेंट एक्चुअल में बढ़ा हुआ है वेतन, उस चीज को हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, सवाल ने क्या कहा, पहले 40%। अब मुझे एक बात बताओ, 40% की जो भिन्न होती है, क्या वो 4/10 होती है? बिल्कुल होती है। यहाँ पर कह सकते हो कि सर 4/10 को हम काट करके 2/5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको 2/5 लिख लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन याद करो, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था जिस दिन हमने शुरू किया था परसेंटेज को, उसी दिन मैंने बताया था कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार इनको 4/10 भी लिखेंगे और इन्हीं को हम 2/5 भी लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों यहाँ पर हमने ऐसा लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। 20% का मतलब होता है 2/10। कहोगे सर इसको भी हम लिख सकते हैं 1/5, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो, 40% की वृद्धि होती है मतलब +4, फिर 20% की कमी होती है मतलब -2। ये यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब क्या हुआ, सबसे पहले उसका जो वेतन है वो 40% बढ़ाया गया। मतलब हम ये मान लें कि अगर उसका वेतन पहले 10 रहा होगा तो अब 14 हो गया होगा, क्योंकि 10 में 4 की वृद्धि हुई, पहली बात। ठीक है, फिर अब जब वेतन उसका 14 हो गया, उस 14 को फिर अगर हम 10 मान लें, यानी अब उसका वेतन अगर 10 है, उसमें 20% की कमी कर दी गई, यानी उसका अब वेतन 8 हो गया होगा। इनको आपस में गुणा करते हैं तो 10 धाम में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, और 14 अट्ठे 112। अब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमने यहाँ पर 10 क्यों रखा था, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बड़ा इजी है, और हम जानते थे कि दोनों को गुणा करना है, और दोनों में 10 है, 10 दाम में 100 हो जाएगा, और हमें यहाँ पे 100 बनाना होता है। ठीक है, अब 100 से चीज़ें 112 की हो गई, यानी कि पहले अगर हमारी सैलरी 100 रुपये थी तो अब 112 रुपये हो गई। कुल जो वृद्धि है वो कितनी हो गई, 12% की, क्योंकि 100 पे वृद्धि तो परसेंट ही सीधे बन जाता है। तो हमें कह सकते हैं कि हमारी सैलरी में जो टोटल वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 12% की, ना कि 20% की। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12% हमारा जो वेतन है वो 12% बढ़ा होगा। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था ये। इसके बाद में हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। यहाँ पर हम एक नई चीज़ सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार ये भी है। सवाल को समझते हैं और देखते हैं क्या है। सवाल है, यदि एक बिल पर दी गई 35% कटौती और
उत्तरोत्तर 20% की दो कटौतियों के बीच का अंतर 22 रुपये है, तो बिल की धनराशि क्या है। सवाल बहुत शानदार है, ठीक है। अब देखना यह है कि हम इसको किस तरीके से हल करते हैं। सवाल ने क्या कहा कि कोई भी सामान है, उसको हमने खरीदा, उसका एक बिल बना। अब बिल जो भी बना वो अपने आप में 100% होगा, श्योर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि उस पर दो प्रकार से कटौती की जाती है। एक प्रकार डायरेक्टली 35% की कटौती कर दी जाती है, तो कुछ रुपए की कटौती हो गई, वो अलग बात है। फिर उसी बिल पर 20% की दो बार कटौती की जाती है। अब बात यह है कि पहली बार जब 35% की कटौती की गई तो कुछ रुपए कटे होंगे। बाद में 20% की जब दो बार कटौती की गई तो यहां पर भी कुछ रुपए कटे होंगे। फिर इन दोनों रुपयों के बीच का जो अंतर है वो है 22 रुपए। अब मुझे देखना यह है कि 20% की जो दो कटौती हुई है ये ज़्यादा है या 35% की कटौती जो है वो ज़्यादा है। तो इसको कैसे हम समझेंगे, कैसे पता चलेगा क्या 20 और 20% की दो बार कटौती हुई है तो क्या इसको हम जोड़ करके 40 कर दें? नहीं, हम पहले ये देखेंगे कि 20 और 20 की जो दो कटौती हुई है तो इन दोनों को मिला करके कुल कितनी कटौती की गई। 20% की जो भिन्न है वो कितनी होगी, 2/10। अभी आपने समझा, कटौती हो गई है मतलब घटेगा। हमें कह सकते हैं कि जो पहले 10 रुपये था वो अब 8 हो गया होगा। भाई 10 में से 2 की कमी हो जाएगी 8, ठीक है। एक बार कटौती हो गई, दोबारा अब हमारे पास 8 ही है और इस 8 को हम 10 समझ लेते हैं कि 10 है। अब उस 10 में फिर से 2 की कटौती हुई तो 8 हो जाएगा। हमें कह सकते हैं कि ये 100 और ये 64, मतलब कि पहले जो उसकी कीमत 100 थी वो अब 64 हो गई। तो यहाँ पर जो कुल कटौती की गई वो 36% की, कितनी की गई, 36% की कटौती की गई। और एक अलग जो पहली कटौती है वो 35% की है। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1% आएगा। और यही 1% रुपये 22 के बराबर है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो अगर ये 22 के बराबर है तो सवाल पूछ रहा है बिल की धनराशि क्या है। बात बताओ, अगर 1% बराबर है 22 के, 2 जीरो चिपका दो, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 2200 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, किसके बराबर हो जाएगा, 100%, 2200 रुपये के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी होगा ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलो, बहुत ही शानदार था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, केवल आपको समझना था और काम करना था। बहुत अच्छा, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से मैथ को सीख रहे होंगे और आपके अंदर का जो मैथ का डर है वो खत्म हो रहा होगा। समझ में आ रही है बातें। चलो, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, 22वां प्रश्न, बहुत शानदार है। सवाल रहा ये क्या है, देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को दे देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। और एक चीज़ है कि जो पिता है, जो घर का मालिक है, जो व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी को 40% ही दे रहा है और अपने बच्चों को बाकी सब कुछ दे रहा है, ठीक है। यानी कि वो अपने बच्चों से पत्नी की तुलना में भी ज़्यादा प्रेम कर रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम लगाएंगे। समझते हैं ये कि जो व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को कितना दे रहा है, वो अपनी पत्नी को दे रहा है 40%। तो मुझे बताओ बच्चे को कितना मिला होगा, तो हम कह सकते हैं 60%। क्यों, क्योंकि कुल जो संपत्ति उसके पास है वो अपने आप में 100% होगी। और ये बात हम आपको हमेशा बताते हैं। ये बच्चे हो गए और ये हो गई उनकी पत्नी। इन दोनों को अगर हम आपस में हल करें तो ये हो जाएगा 20 तिया 60 और ये हो जाएगा 20 दूना 40, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो उसके बच्चे हैं उस व्यक्ति के, उनको 3 हिस्सा मिला और जो उसकी पत्नी है उसको 2 हिस्सा मिला। किसका, उसकी जो कुल संपत्ति थी, ये हम कह सकते हैं। अब प्रश्न ने ये पूछा है कि उसके बच्चों को जो पैसा मिला हुआ है, जो धन मिला हुआ है, वो उसकी पत्नी का कितना प्रतिशत है। मतलब उनकी पत्नी को जितना भी पैसा मिला हुआ है इनकी तुलना में वो कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ये देखें तो उनको तो 3 मिला हुआ है, ठीक है। कितने में से इनको 2 मिला हुआ है, इसका कितना प्रतिशत है। अगर हम इस बात को देखें
तो 100 से क्या करना है, गुणा करा देते हैं। 2 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा 50, और 50 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150%। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा कि जो वो उनके जो बच्चे हैं, उस व्यक्ति के जो बच्चे हैं, उनको जो भी धन मिला हुआ है वो उसकी पत्नी की तुलना में 150% मिला हुआ है। क्लियर है। यहाँ पर लड़के गलती कर सकते हैं कि कभी कभी सर हम ये करते हैं कि 2 से ये 1 ज़्यादा है तो हम 1 ले लेते हैं, आपने 3 क्यों लिया। तो वो सवाल कुछ दूसरे तरीके का होता है। वहाँ पर क्या पूछा जाता है, वहाँ पर हमसे प्रश्न ये पूछेगा कि उसके बच्चों को उसकी पत्नी से कितना धन अधिक मिला। तो जब अधिक की बात होगी तो हम अधिक देखेंगे तो 1 यूनिट अधिक मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ने ऐसा नहीं पूछा है। यहाँ पर प्रश्न ने केवल ये कहा है कि उसके बच्चों को जो धन मिला है वो उसकी पत्नी का कितना प्रतिशत है, तो पत्नी का 150% है, और ये जो 150% है वो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न ये भी था। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 23वां प्रश्न है। वो भी बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है और इसको आप कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 ये रहा। सवाल है, एक टोकरी में 300 आम है। ये बहुत ही आसान है, इसको आप सभी लोग कर सकते हैं। एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम बेच दिए गए। टोकरी में जो आम बचे हैं उनका प्रतिशत क्या है। बहुत ही सरल है, ये यहाँ पर कैसे आ गया पता नहीं। देखो, उस टोकरी में कुल कितने आम हैं, तो 300 आम हैं, जिसमें से अगर 75 आम बेच दिए जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस टोकरी में 225 आम बचे होंगे। अब अगर 225 आम बचे हैं, लेकिन प्रश्न हमसे ये जानना चाहता है कि बचे हुए आमों को प्रतिशत में अगर हम बदलें तो कितना होगा। तो कुल कितने थे वहाँ पर, 300 आम थे, 300 में से ही तो 225 अभी भी बचे हुए हैं। इनको अगर हमें परसेंट बनाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ये दोनों जीरो आपस में मर जाएंगे, बचेगा 3 एक कम 3, 3 से इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सता 21, 15 3 पछे 15, यानी कि हमारे पास जो आएगा आंसर वो हो जाएगा 75%। मतलब अभी भी 75% आम वहां पर बचे हुए हैं, और ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ठीक है भैया, ऑप्शन ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। समझ गए। तो इसमें भी कुछ नहीं था। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है उसमें थोड़ा सा आपको समझना है। समझने का मतलब है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन वो प्रश्न आपको थोड़ा सा बढ़िया से और समझना है, और इसमें आपको थोड़ा सा मजा और आएगा। ठीक है, क्या है देखते हैं। सवाल है नंबर 24 का। ठीक है, क्या है, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। ठीक है, मतलब क्या है, सोना है और तांबा है, तो 3 भाग जो है वो तो सोना है और 2 भाग जो है ये तांबा है। ठीक है, ये सोना वो वाला सोना नहीं है जो आप लोग रात में सोओगे। ठीक है, ये सोना कौन सा है, गोल्ड वाला है। समझ गया। अब क्या है कि 3 भाग सोना है, 2 भाग तांबा है। अगर हम बात करें उस आभूषण की तो वहां पर कुल मिलाकर के तो 5 भाग हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 5 भाग हो जाएगा। लेकिन प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि जो आभूषण है उसमें सोने का प्रतिशत कितना है, सोने का प्रतिशत कितना है। तो इसमें हम कभी कभी ये गलती कर सकते हैं कि हम ये मान लेंगे सर सोना तो 3 है तो 3/2 कर ले। क्यों, क्योंकि इसके पहले वाला सवाल हमने ऐसे ही लगाया है। लेकिन हमें ये समझना है, प्रश्न ने ये कहा है कि उस आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है। प्रश्न ने ये नहीं कहा है कि उस तांबे की तुलना में सोना कितना प्रतिशत है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा आभूषण में सोना कितना है। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम बात करें आभूषण की तो आभूषण के कुछ 5 पार्ट हुए भाई, 3 और ये 2 5 हो जाएगा। लेकिन इस 5 में सोना कितना है, 3 है। तो हम ये कह सकते हैं अगर कि हमसे अगर वो सोने का प्रतिशत जानना चाहता है तो सोने का जो प्रतिशत निकलेगा, ठीक है, वो कितना होगा, 3 और कितने में से, 5 में से। इसको अगर हम 100 से गुणा करा देते हैं, वैसे गुणा कराने की जरूरत आप धीरे धीरे आप बंद करो। क्यों, क्योंकि हम को पता होना चाहिए कि 3/5 किसकी फ्रैक्शन है, 3/5 किसकी फ्रैक्शन है। कैसे पता चलेगा, 1/5 को पता होगा कि किसकी फ्रैक्शन है। अब अगर 1/5 में पता है कि 20% की फ्रैक्शन है तो 3/5 किसकी फ्रैक्शन हो जाएगी, 60% की फ्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी क्या है हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। 5 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा 20,
और 20 को 3 से गुणा करा दो तो कितना आएगा 60%। तो ये जो 60% है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन यहाँ भी हमारा सही हो जाएगा। बहुत शानदार, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं उस आभूषण में 60% सोना है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। अच्छा, इसके बाद में अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न देखिए क्या है कि जो अगला प्रश्न है उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो कुछ अलग हैं, यानी कि यहाँ से हमारा जो टाइप है वो चेंज हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जो अगले क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि नया टाइप स्टार्ट होगा। तो उस टाइप को करने से पहले हमें आपको कुछ चीज़ें समझानी पड़ेंगी। अगर मैं आज ही आपको समझाऊं तो मैं समझा दूंगा, लेकिन फिर क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना समय नहीं रहेगा। और अगर हम एक क्वेश्चंस कर भी लेते हैं तो हमारे पास कई सारे प्रश्न हैं, फिर आधा आज करेंगे आधा कल करेंगे तो नहीं ठीक रहेगा। हम वो सभी प्रश्न जो उस टॉपिक के हैं, उस टाइप के हैं, उनको हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी बच्चों के पास में, ठीक है। और अगर आप आज इस चैनल को नए आए हैं, ठीक है, हमसे आज नए जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। और उस लाइक वाले बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ नहीं देना इसमें। मैथ पूरी कंप्लीट आपको फ्री में पढ़ाई जाएगी, जिसका कोई भी कॉस्ट आपसे कभी भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा सपोर्ट करना है, आपका थोड़ा सा साथ, आपका थोड़ा सा प्यार हमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह देगा, बहुत सी ज़्यादा ऊर्जा देगा, ठीक है। खाना खाने से जो ऊर्जा नहीं मिलती है वो आपके प्यार को देख करके हमें एनर्जी मिलती है और हम थके होने के बावजूद भी काम कर पाते हैं, ठीक है। तो आप भी कोशिश करिए कि आपकी वजह से हम लगातार काम कर पाएँ और ये जो क्लासें हैं वो रेगुलर चलती रहेंगी। अब ऐसी कोई विपदा ना आ जाए जिसकी वजह से हो सकता है बीच में कभी एक आध दिन, वैसे तो कोशिश रहेगी कि कभी भी अब्सेंट ना हो कोई भी क्लास, ठीक है। तो बाकी चीज़ें शानदार ऐसे ही चलती रहेंगी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से पढ़ते भी रहेंगे। तो आगे के क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।